हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 96 फिजिक्स में लास्ट लेक्चर में हम विकिरण के बारे में पढ़ रहे थे और विकिरण में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ ली थी। 5 डेफिनेशन हमने देखी थी, 2 लॉ देख लिए थे। लॉ हमने देखे थे प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, प्रीवियस का ऊष्मा विनिमय का नियम, कि कोई भी वस्तु अगर ज़्यादा उत्सर्जित कर रही है, कम अवशोषित कर रही है तो ठंडी हो रही होगी। कोई वस्तु अगर ज़्यादा अवशोषित करेगी, कम उत्सर्जित करेगी तो गर्म हो रही होगी। और अगर दोनों बराबर है अवशोषण उत्सर्जन तो उसका तापमान नियत रहेगा। और हर तापमान पे 0 केल्विन के अलावा उत्सर्जित हो रहा होता है उससे, और उत्सर्जन अवशोषण साथ साथ हो रहा होता है। ये प्रीवियस थ्योरी थी। किरचॉफ लॉ ये था कि कोई भी वस्तु जितना अच्छा उत्सर्जक होता है उतना ही अच्छा अवशोषक भी होगा। तो किसी वस्तु के लिए E और A बराबर होता है। थर्ड लॉ पे आते हैं, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, या जिसको केवल स्टीफेंस लॉ भी कई जगह लिखा होता है, बोला होता है। तो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ ये है, ये बताएगा उत्सर्जन शक्ति के लिए कि कोई भी वस्तु की उत्सर्जन शक्ति कितनी होगी। तो उत्सर्जन शक्ति जिसको ई से बोल रहे हैं, उत्सर्जन शक्ति का मतलब क्या था? उत्सर्जित ऊर्जा इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से कितनी हो रही होगी। कि कोई भी वस्तु है, तापमान है अगर इसका, तो इससे उत्सर्जन हो रहा होगा, ठीक है। इससे उत्सर्जन हो रहा है, तो ये जो उत्सर्जन हो रहा है या उत्सर्जन शक्ति जो है वो कितनी, तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल, ये इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब केल्विन में तापमान की 4th घात के समानुपाती होगा, ठीक है। तापमान केल्विन में, डिग्री सेल्सियस नहीं। ऐसा नहीं कि 0 डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं और 0 डिग्री सेल्सियस लिख के बोल रहे हैं कि 0 की पावर 4 0, ये नहीं, केल्विन में होना चाहिए। तो जब 0 केल्विन होगा तभी जाके 0 होगा, वरना 0 केल्विन के अलावा हर किसी तापमान पे उत्सर्जन शक्ति इसकी आएगी। अब समानुपाती को हटा के कांस्टेंट ले लिया कृष्णिका के लिए। बी ब्लैक बॉडी के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं, कृष्णिका के लिए। तो क्या किया, कृष्णिका के लिए समानुपाती हटा के ले लिया कांस्टेंट सिग्मा T की पावर 4। अब सिग्मा किसको बोल रहे हैं? तो सिग्मा है स्टीफेंस कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अलग है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या था? K 1.38 इंटू 10 पावर कितना, -23। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था। स्टीफेंस कांस्टेंट यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू बहुत सिंपल होती है, कितनी? 5 6 7 8। तो स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू है 5 6 7 8, लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, 5 6 7 8, इस तरह से। अब इकाई क्या होगी? तो ये था वॉट पर मीटर स्क्वायर बटा केल्विन की पावर 4। तो यह आ जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। तो ये स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई तो कृष्णिका के लिए अपने उत्सर्जन शक्ति आ गई। ऊर्जा उत्सर्जन की दर कितनी है? उत्सर्जन शक्ति का मतलब तो इकाई क्षेत्रफल में। ऊर्जा उत्सर्जन की दर मतलब केवल dQ/dt, ये कितना है? चालन में भी हमने ये देखा था, वहां पे dQ/dt आ रहा था K A डेल्टा T बाई L। इधर से इधर तापमान में अंतर है, ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, सॉरी ट्रांसफर हो रही है, उसकी दर आ रही है K A डेल्टा T बाई L। इसके लिए, तो इसके लिए देखो, ये हमने लिखा हुआ है dQ/dt बाई dA, dA से उधर गुणा कर दो, सही है, यही हुआ। इधर ले गए dA से गुणा कर दिया, ये आएगा। अब अगर बॉडी के हर एक हिस्से का तापमान एक जैसा ही है, कि यहां पर बॉडी के हिस्से का तापमान, हर हिस्से का तापमान अगर एक जैसा ही है,
तो उस वाली स्थिति में डी क्यू बाई डी टी आ गया, ए कांस्टेंट आ गया ई इंटू ए, और ई की वैल्यू हो गई सिग्मा ए, ये वाला ये आ गया टी की पावर 4 आ गया। तो ऊर्जा उत्सर्जन की दर डी क्यू बाई डी टी बराबर सिग्मा ए टी की पावर 4। ए क्या है? सतह का क्षेत्रफल। ठीक है। अब ये तो कृष्णिका के लिए था, सामान्य वस्तु के लिए ये कैसे ज्ञात करें? तो हमने स्मॉल ई उत्सर्जकता डिफाइन की हुई है, सामान्य वस्तु की उत्सर्जन शक्ति बटा कृष्णिका की उत्सर्जन शक्ति। तो ई कैपिटल ई सामान्य वस्तु के लिए उत्सर्जन शक्ति बराबर ई इंटू ई बी, और ई बी की वैल्यू हमें पता है, तो ई सिग्मा टी की पावर 4। तो सामान्य वस्तु के लिए उत्सर्जन शक्ति जो है उसकी वैल्यू है ई सिग्मा टी की पावर 4। तो उत्सर्जित कितना करेगी? ये कृष्णिका के लिए लिखते आए थे, अब सामान्य वस्तु के लिए लिखा अपन ने। तो सामान्य वस्तु के लिए उत्सर्जन की दर डी क्यू बाई डी टी बराबर एरिया से गुणा कर दो। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोल रहा है कि कोई भी वस्तु के तापमान की 4th पावर के समानुपाती होती है उत्सर्जन शक्ति, ठीक है। अब कृष्णिका के लिए जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया वो सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट 5678 जिसकी वैल्यू है। सामान्य वस्तु के लिए रेशियो के आधार पे निकाल लिया, अगर उत्सर्जकता दे रखी है जिसकी वैल्यू 1 से कम आएगी या 1 तक आएगी उसके आधार पे, तो फाइनली ऊर्जा उत्सर्जन की दर जो आ गई वो आ गई ई सिग्मा ए टी की पावर 4। अब देखो ई ये निर्भर कर रहा है सतह का रंग किस तरह का है, सतह किस तरह से परावर्तित कर रही है। क्योंकि जब कृष्णिका की बात करते हैं तो हम सतह पे तो काला कलर कर रहे हैं, अंदर थोड़ी थोड़ी हमने कुछ चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया। तो ई सतह का कलर पे निर्भर करेगा। सिग्मा तो कांस्टेंट है, ए एरिया वो भी सतह का क्षेत्रफल है, टी टेम्परेचर बॉडी की सतह का टेम्परेचर है, बॉडी के अंदर हो सकता है टेम्परेचर अलग हो, अपन बोलते हैं कि टी टेम्परेचर का वस्तु है, लेकिन अंदर की बात नहीं कर रहे, टी सतह का टेम्परेचर। तो ये सतह का टेम्परेचर, ये सतह का क्षेत्रफल, ये सतह का रंग। तो हम बोल सकते हैं कि केवल और केवल सतह की प्रॉपर्टी है ये उत्सर्जन ऊर्जा या विकिरण जो कर रहा है वो। तो इसलिए ये केवल और केवल सतह पर निर्भर करेगा। क्योंकि ई सतह के रंग पे निर्भर करेगा, ए सतह का क्षेत्रफल है, टी सतह का तापमान। ठीक है ना। तो ये आ गया फाइनली एक फॉर्मूला अब जाके इसके अंदर रेडिएशन के अंदर कि डी क्यू बाई डी टी बराबर ई सिग्मा ए टी की पावर 4, ऊर्जा उत्सर्जन की दर ई सिग्मा ए टी की पावर 4 के समान बराबर है। अब इसमें जैसे मैं क्वेश्चन ये बोला हो, एक क्वेश्चन दिया हो कि एक तो हमारे पास है ठोस गोला, ठीक है। ये ऐसे लेते हैं कि एक तो है नॉर्मल सामान्य गोला, ठोस ही ले लो, और समान आकार का कृष्णिका, काला वाला गोला। टेम्परेचर इसका भी है कुछ
T केल्विन, इसका भी टेम्परेचर है T केल्विन। किसकी उत्सर्जन शक्ति ज्यादा है? तो किसकी उत्सर्जन शक्ति ज्यादा होगी कि इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे E बराबर ऊर्जा उत्सर्जन की दर dQ बाई dt बराबर E सिग्मा AT की पावर 4। A सेम है, T सेम है, सिग्मा कांस्टेंट है, E की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है। सामान्य वस्तु है, E की वैल्यू कम है, कृष्णिका है, E की वैल्यू 1 है। तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करेगा इसकी तुलना में। ठीक है, फिर दूसरा बिल्कुल समान ही है दोनों गोले। समान रंग का खोखला गोला है, एक तो समान रंग का ठोस गोला है और समान रंग का ही वैसा का वैसा ही खोखला गोला है। रंग वो का वो ये दोनों का, टी भी दोनों का सेम है। अब कौन सा ज्यादा उत्सर्जित करेगा, किसकी उत्सर्जन क्षमता ज्यादा और शक्ति ज्यादा होगी वो चेक करें। तो फॉर्मूले में चेक करते हैं, ई किस पे निर्भर करेगा, सतह के रंग पे, सेम है। सिग्मा कांस्टेंट है, एरिया दोनों का सेम है, टेम्परेचर दोनों का सेम है। तो इस उत्सर्जन वाले पद में कहीं पर भी खोखले या ठोस का कोई रोल नहीं दिख रहा, ना द्रव्यमान का रोल दिख रहा है। तो इनका द्रव्यमान कुछ भी हो, ठोस हो, खोखला हो, इनके उत्सर्जन की जो दर है या ऊर्जा उत्सर्जन प्रति सेकंड है वो सेम है। तो जितनी ऊर्जा ये 1 सेकंड में उत्सर्जित कर रहा है उतनी ऊर्जा 1 सेकंड में ये उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, अब ठंडे होने की दर किसकी ज्यादा है? तो पहले में तो आ गया कि पहले और दूसरे का बराबर है, इसको फर्स्ट बोल रखा है, सेकंड बोल रखा है। दूसरे में बोल रखा है कि किसके ठंडे होने की दर ज्यादा है। ठीक है, तो ठंडे होने की दर मतलब ऊष्मा उत्सर्जित करेंगे तो उत्सर्जित करने पर ऊर्जा कम हो गई, थोड़ा तापमान गिरेगा, इसका भी गिरेगा। तो किसका तापमान ज्यादा गिरेगा तो उसकी ठंडे होने की दर ज्यादा बोलेंगे। ठीक है, बाहर से ऊष्मा का जो अवशोषण है उसको अभी नहीं ले रहे, नगण्य मान रहे, ऐसे बोल। तो ऊर्जा उत्सर्जित करने पर इसके तापमान पे कैसे फर्क पड़ेगा, तो Q बराबर ms डेल्टा T ऐसे होगा। अब dQ1 और dQ2 तो बराबर है, S दोनों एक ही पदार्थ के हैं, ये भी बराबर है। तो ये सेम, M पे ध्यान दो, ठोस है मास ज्यादा होगा, खोखला है मास कम होगा। तो यहां पर M1 जो है वो ज्यादा है M2 से। तो M और डेल्टा T में देखोगे तो व्युत्क्रमानुपाती हो गए, बाकी कांस्टेंट हो गए। तो जो dt है तापमान में कमी हो रही है वो M के व्युत्क्रमानुपाती। तो जो भारी है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा होगा और जो हल्का है वो जल्दी ठंडा होगा। तो इसलिए इस वाली स्थिति में ठंडे होने की दर पहले की कम है, दूसरे की ज्यादा है। मतलब दोनों बिल्कुल एक जैसे लिए, एक ठोस गोला एक खोखला गोला, तो उस वाली स्थिति में खोखला गोला थोड़ा जल्दी ठंडा होगा इसमें। ठीक है, फिर दूसरा है, ये दो वस्तुएं हैं, सेम टेम्परेचर है, एक कृष्णिका है एक नॉर्मल वस्तु है, बाकी सब आकार सेम है। किसी जगह रख दिया, तो इनमें से कौन सा जल्दी ठंडा होगा, इनमें से जल्दी ठंडा कौन सा होगा। अगला एग्जाम्पल है, ये तो हो गया कि एक सामान्य वस्तु है, कृष्णिका है, तो सामान्य वस्तु और कृष्णिका में से कौन जल्दी ठंडा होगा, सेम टेम्परेचर है। तो हम बोलेंगे कि कृष्णिका ये जो है वायुमंडल के तापमान की तुलना में ज्यादा है, T जो है वो ज्यादा है। तो होगा क्या कि ये जो है इसका रेडिएशन ज्यादा होगा, कृष्णिका ज्यादा उत्सर्जित करती है सामान्य वस्तु की तुलना में। तो अगर ये ज्यादा उत्सर्जित करेगी
द्रव्यमान दोनों का बराबर है, सब कुछ सेम है, तो ये पद तो सेम है, लेकिन क्या है कि ये ज्यादा उत्सर्जित कर रही है तो तापमान इसका जल्दी गिरेगा, तो शीतलन की दर इसकी ज्यादा है, ठीक है, ठंडे होने की दर। और अगर इनका तापमान कम हो सराउंडिंग से, कि ये मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, बाहर का तापमान है 30 डिग्री, तो किसका तापमान जल्दी बढ़ेगा? तो अब क्या होगा, अवशोषित ये ज्यादा कर रहा है कृष्णिका, ठीक है, उत्सर्जन भी चल रहा है लेकिन अवशोषण भी हो रहा है। अब इस बार क्या है कि अवशोषण ज्यादा हो रहा है उत्सर्जन की तुलना में, लेकिन दोनों को तुलना करें तो ये ज्यादा अवशोषित करेगा, क्यों? कृष्णिका है, तो कृष्णिका ज्यादा ऊर्जा अवशोषित करेगी तो जल्दी इसका तापमान बढ़ेगा। तो दो वस्तुओं को अगर तुलना करें, सामान्य वस्तु और कृष्णिका को, तो किरचॉफ लॉ के अनुसार क्या बोल रहे हैं कि जो जितना अच्छा अवशोषक होगा उतना अच्छा उत्सर्जक भी होगा। तो काली जो वस्तु है वो जल्दी गर्म भी होगी और जल्दी ठंडी भी होगी, इसका तापमान जल्दी बढ़ेगा भी, जल्दी कम भी होगा, ठीक है। दूसरा ये था, देख चुके थे ये। तो ये हो गया स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तो समझने के लिए, फिर एक और। एक वस्तु की त्रिज्या 1 मीटर है तथा इसका तापमान 127 डिग्री सेल्सियस है, 227 ले लो, 227 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके ऊर्जा उत्सर्जन की दर विकिरण के कारण क्या होगी यदि E की वैल्यू इसके लिए पॉइंट कुछ 8 है। एक वस्तु की त्रिज्या दे दी, तापमान दे दिया, तो पूछा हुआ है कि इसके ऊर्जा उत्सर्जन की दर रेडिएशन की वजह से कितनी होगी, E की वैल्यू गिवन है। क्या करेंगे, रेडिएशन के कारण ऊर्जा उत्सर्जन की दर पूछी हुई है कि कितनी ऊर्जा प्रति सेकंड उत्सर्जित करेगा, तो रेडिएशन के कारण ऊर्जा उत्सर्जन की दर होती है E सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है, यही है। तो E की वैल्यू लिख दो 0.8, सिग्मा की वैल्यू 5, 6, 7, 8, ऐसे। एरिया कितना, गोला है, त्रिज्या बता रखी तो गोला ही होगा, डिस्क तो बोली नहीं है। एक वस्तु, एक लिख लो गोलीय वस्तु, ज्यादा बेटर होगा कि गोलीय वस्तु है जिसकी त्रिज्या इतनी है। तो गोल वस्तु है तो सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, सतह का क्षेत्रफल। तापमान है 227 डिग्री सेल्सियस, लेकिन तापमान जब भी थर्मोडायनेमिक्स में लिखना हो, केवल T लिखना हो, तो केल्विन में लिखना है हमेशा, अंतर डिग्री सेल्सियस में भी चल जाएगा। तो इसको लिखोगे 273 प्लस 227 की पावर 4, तो ये आ गया 0.8। 5.67 को बोल सकते हैं कुछ, ये 5 प्लस 2/3 है, 6-7, तो इसको 5 प्लस 2/3 लिख सकते हैं, मतलब 5 से 15, 17 हो गया, 17/3 इसको बोल सकते हैं, 10 की घात -8, 4 पाई, ये हो गया 500, तो 5 की पावर 4 इंटू 10 की पावर, 500 में 2 आते, 4 है, 8 हो गए, सही है। 8 से 8 कैंसिल, 4, 2 तो यहां से ले लो, और 2 और 2 यहां से ले लो, मतलब 4 यहां से ले लो, उसको बोल दो 2 की पावर 4। 4 यहां पे था, 4 यहां से ले लिया, ये इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों मिलके 10 बन जाएंगे, तो ये 10 की पावर 4 हो गया, तो 10 की पावर 4 यहां पे आ गया,
इसको वही रन दो, ज़्यादा बेटर है 5.67 क्योंकि गुणा हो रहा है सीधा। तो इससे गुणा होगा तो 0, 4, 12, 1, 13, 5, 10 और 1, 11, इतना आ जाएगा। पाई भी रह गया एक, और ये ऊर्जा किस में आएगी? जूल में। तो इसके ऊर्जा उत्सर्जन की दर जो है 0.1134, या पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो, पाई 10 की पावर 3 बच जाएगा किलो जूल। तो ये इसके ऊर्जा उत्सर्जन प्रति सेकंड ऊर्जा उत्सर्जन की दर आ गई, ऊर्जा उत्सर्जन की दर आ गई। तो ई सिग्मा ए टी की पावर 4 लगाना है, टेम्परेचर रखना है केल्विन में, एरिया लिखना है सतह का, ठीक है, और ई सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 है। कैलकुलेशन में अगर जरूरत पड़े तो 17/3 लिख देना इसको, ठीक है। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन जिसमें फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी थी। अगला क्वेश्चन है कि उसके अंदर 3 प्लेट हमें दे रखी है, तीनों प्लेट एक दूसरे के ज्यादा क्लोज रखी हुई है, आसपास से और कोई रेडिएशन का सोर्स है नहीं, कहीं से ऊर्जा नहीं आ रही है इन पे। इसका टेम्परेचर T कांस्टेंट बना रखा है, किसी भी तरह से ऊर्जा का सोर्स मान लो, ये खुद ऊर्जा का सोर्स है, किसी तरह से इसका टेम्परेचर T है। इसका टेम्परेचर 2T कांस्टेंट बना रखा है, ठीक है। बीच वाला जो है ये ऊर्जा इधर से ही ले रहा होगा, इन्हीं से ही, इसका खुद का ऊर्जा उत्सर्जन के लिए कुछ नहीं है। तो ये बताना है कि जब ऊष्मीय साम्यावस्था में आएगा तब इस बीच वाली प्लेट का क्षेत्रफल तापमान कितना होगा। अब यहां पर यह है कि इधर से और इधर से ऊर्जा आ रही है, बराबर गैप है, बराबर एरिया है, तो 3 समान प्लेट एक दूसरे के समीप रखी है, जिनमें बाईं व दाईं ओर की प्लेटों का तापमान क्रमशः T व 2T नियत बनाया हुआ है। कोई से भी स्रोत की वजह से बोल सकते हैं। तो मध्य प्लेट का तापमान ऊष्मीय साम्यावस्था पर कितना होगा। मध्य प्लेट के पास ऊर्जा केवल दोनों प्लेटों से आती है, ये मान रहे हैं कि बीच वाली प्लेट के पास केवल इन दोनों से ऊर्जा आ रही है, और यह है कि इसका और इसका तापमान कांस्टेंट बना रखा है। तो इसमें बताना है कि साम्यावस्था पर बीच वाली प्लेट का तापमान कितना होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा पास रखी हुई है, यहां से इधर जो रेडिएशन निकलेंगे वो जरूर नहीं आएंगे, लेकिन जो भी इसकी तरफ जा रहे हैं वो पूरे रेडिएशन इसके पास आ रहे हैं। तो ऊष्मीय साम्यावस्था का मतलब ये हुआ कि जितनी ऊष्मा इसके पास आ रही है उतनी उत्सर्जित कर रही है। प्रीवियस और यही था कि अगर तापमान नियत है
तो जितना अवशोषण हो रहा है उतना ही उत्सर्जित हो रहा होगा, तो अवशोषण और उत्सर्जन इस पे बराबर है। तो जो पहली प्लेट है इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं। पहला कितना उत्सर्जित कर रहा है वो लिखें। तो पहले के लिए प्लेट 1 के लिए dq/dt बराबर, हाँ इनको कृष्णिका मान रहे हैं, प्लेट लेकिन कृष्णिका, ये चीज ध्यान रखना। तो पहले के लिए dq/dt बराबर ई की वैल्यू 1 सिग्मा a t की पावर 4, जो भी सतह का क्षेत्रफल होगा, टोटल सतह का क्षेत्रफल, एक तरफ का नहीं, ध्यान रखना इसमें सतह का क्षेत्रफल पूरा सतह का क्षेत्रफल बोलेंगे। जैसे बोल दिया कि इसकी लंबाई है 3, चौड़ाई है 2, तो एक साइड का क्षेत्रफल 6 हुआ, लेकिन पूरी सतह का क्षेत्रफल 12 है। ये चीज ध्यान रखना, इसके अंदर पूरी सतह का क्षेत्रफल डबल हुआ, सतह का क्षेत्रफल बोल रहे हैं। तो ए लिख रहा हूं, जो भी पूरा सतह का क्षेत्रफल है उसको। प्लेट 2 के लिए तापमान इसका कुछ टी डैश मान लो, तो dq/dt बराबर सिग्मा a, वही क्षेत्रफल इसका है सतह का, टी डैश की पावर 4। प्लेट 3 के लिए dq/dt सिग्मा a 2t की पावर 4। बाकी के लिए तो नहीं देखना, बीच वाले के लिए देखना है। बीच वाली ऊष्मीय साम्यावस्था में है, मध्य प्लेट ऊष्मीय साम्यावस्था में। इसका मतलब जितनी ऊष्मा दे रहा होगा उतनी ऊष्मा ले भी रहा होगा। तो दे कितनी रहा है dq/dt, ले कितनी रहा है तो आसपास वाली प्लेटों से ले रहा है, dq1/dt प्लस dq3/dt। सही है क्या? गड़बड़ है अभी। हमने क्या किया, ये बोल दिया कि पूरी ऊष्मा ये ले रहा है, जबकि पूरी थोड़ी ले रहा होगा। यहां से जो रेडिएशन जाएंगे इधर भी जाएंगे, लेकिन इधर भी तो जाएंगे फिर रेडिएशन वो, और ये जो रेडिएशन जा रहे हैं ये इसके पास तो आने नहीं है बीच वाली प्लेट पर, तो ये वाले कोई रेडिएशन इसके पास नहीं आएंगे, केवल ये वाले आएंगे। ठीक है, रेडिएशन तो हर तरफ होगा इसकी सतह से। इधर सतह का क्षेत्रफल कम है तो इधर वाले को नगण्य मान रहे हैं, क्योंकि पास ज्यादा बोल रखा है तो इधर कुछ ना के बराबर है। ऐसे इसके साथ हो रहा है, जो भी रेडिएशन इधर जा रहा है वो तो इसने ले लिया, लेकिन इधर वाला कोई रेडिएशन नहीं लेगा ये। सही, तो हम बोल सकते हैं कि जितना भी इसका रेडिएशन था उसका आधा केवल इधर आया, जितना इसका रेडिएशन था इसका आधा इस पे आया। तो इस पे आपतित रेडिएशन ये दोनों है, आपतित हुए, कृष्णिका है तो जितना भी आपतित होगा पूरा अवशोषित करेगा। तो ये कृष्णिका होने की वजह से जितना भी आपतित हुआ उसको अवशोषित कर रहा है, लेकिन आपतित ही हो रहा है आधा। बात समझ में आ गई? तो आधा आधा इन पे आपतित करवा दिया पूरे का। अब बस रिलेशन रख दो, वैल्यू रख दो इसमें। तो ये आया सिग्मा ए टी डैश की पावर 4 बराबर सिग्मा ए टी की पावर 4 का आधा प्लस सिग्मा ए टी 2t की पावर 4 का आधा। ठीक है, इधर लिख देता हूं। तो इधर आ गया सिग्मा ए टी की पावर टी डैश की पावर 4, इतनी ऊर्जा खुद ने उत्सर्जित की का आधा ये पहले से लिया, 2t की पावर 4 का आधा ये दूसरे से लिया। सिग्मा ये सब में से कैंसिल कर दो तो टी डैश की पावर 4 जो आ गई 1/2 प्लस 2 की पावर 4 16/2, 17/2 ये हो गया, और t की पावर 4 हो गया। पावर 4 इधर ले आए तो ये हो गया 17/2 की पावर 1/4 और t, ये इसका टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी है? अगर ये 17 के बजाय 16, नहीं 16 पे भी नहीं आता, 16/2 भी नहीं आता। अगर इसको आना था 2, तो 2 के लिए ये होता कितना, टोटल वैल्यू 16 होती, और 16 कब होती? जब ये होता 32/2। 32/2 होती तो ये वैल्यू 16 की पावर 1/4 हो जाता, और 16 की पावर 1/4 कितना होता है? 2। तो यहां पर टेम्परेचर 2t होता अगर ये 32 होता तो।
और 2/2 होता तो ये 1 हुआ। तो T से तो ज़्यादा है लेकिन 2T से कम है। अब कितना है लगभग यही बोलेंगे क्योंकि इसको अभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अपन, बस 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में इसका फाइनल टेम्परेचर आएगा। तो ये हमने ऊष्मीय साम्यावस्था के लिए देखा बीच वाले को। तो समझने की चीज़ क्या थी कि पहला तो ये कि सतह का क्षेत्रफल जब भी लेना है तो डबल सतह काउंट करनी है प्लेट के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जब चालन की बात करते हैं, कंडक्टिंग प्लेट की बात करते हैं तो 2 सतह लेते हैं। ऐसे ही सरफेस टेंशन प्रस्थ तनाव के अंदर जब देखते हैं तो सतह का क्षेत्रफल डबल लेते हैं प्लेट के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर भी जो क्षेत्रफल ले रहे हैं, सतह का क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो सतह का क्षेत्रफल डबल लेना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ क्योंकि एक में ए बोला, दूसरे में ए, तीसरे में ए। लेकिन अगर डायमेंशन दे दी होती, उत्सर्जन की बात की होती तो ध्यान रखना था ए के लिए। फिर दूसरा, जितना भी रेडिएशन इससे आ रहा है आधा आधा बटेगा, आधा आएगा इस पे। फिर कृष्णिका है, इसलिए जो आने वाला आधा है उसको पूरा अवशोषित किया, इसलिए पूरा लिखा है यहाँ पे। वरना यहाँ पे साथ में मैं ये भी लिखता कि अवशोषण क्षमता कितनी है, ए कितना है, कि आया उसमें से लेगा कितना, ठीक है। लेकिन कृष्णिका है इसलिए पूरा पूरा ले लेगा। तो ये था इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया अपना थर्ड लॉ, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। अब स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ के बाद नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन का नियम। चौथा नियम, तो न्यूटन के शीतलन के नियम को हम स्टीफेंस लॉ से डराइव कर रहे हैं। न्यूटन का शीतलन का नियम क्या है, वो तो इतना ही है कि किसी भी वस्तु के शीतलन की दर जो होगी, मतलब तापमान में कमी होने की जो दर है, वो उसके और वायुमंडल के तापमान में अंतर के समानुपाती होती है। कि शीतलन की दर जो है वायुमंडल के साथ वस्तु का तापमान में कितना अंतर है, इसके समानुपाती होगी। कि अंतर ज्यादा है तो जल्दी तापमान गिरेगा, अंतर कम है तो धीरे धीरे तापमान गिर रहा होगा। तो ये है, तो इसी के ही डेरिवेशन पे आ रहे हैं कि किस तरह से आता है। तो स्टीफेंस लॉ से हम इसको डेराइव कर सकते हैं। तो स्टीफेंस लॉ लिख रहे हैं किसी एक वस्तु के लिए जिसका खुद का तापमान T है, ये वायुमंडल का तापमान, ठीक। ये उत्सर्जन कर रहा है, ठंडा कितना होगा वो निकालने के लिए यही बोलेंगे कि कितना उत्सर्जित कर रहा है, कितना अवशोषित कर रहा है, उसके आधार पे। और ये मान रहे हैं कि वस्तु का तापमान थोड़ा ज्यादा है वायुमंडल से, तो उत्सर्जन ज्यादा कर रहा है, अवशोषण कम कर रहा है। तो उत्सर्जन की दर, कितनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है प्रति सेकंड, ठीक है, इमिशन बोल दिया, उत्सर्जन की दर। तो ये कितना है, E सिग्मा AT की पावर 4, इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। अवशोषित कितनी करेगा, तो जितनी आएगी पूरी अवशोषित नहीं करेगा क्योंकि सामान्य वस्तु ले रहे हैं, तो उसका A गुणा अवशोषित करेगा। तो अवशोषण की दर देखें, अब अवशोषण की दर के लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था, अभी तक हमने फॉर्मूला केवल और केवल ये देखा है, E सिग्मा AT की पावर 4 बस। और तो सारी डेफिनेशंस की जैसे थी, किरचॉफ लॉ ये था कि जितना अवशोषित करता है उतना उत्सर्जित करता है, और उत्सर्जन क्षमता केवल इतना ही था कि प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा कितनी से इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित करेगा।
तो फॉर्मूला केवल ये है अभी तक, लेकिन फिर भी हमें निकालना है कि अवशोषित कितना कर रहा है। तो उसको समझने के लिए ये मानो कि वस्तु का तापमान अगर T0 होता, बाहर का तापमान T0 होता, तो वस्तु का तापमान बढ़ता कि कम होता? कुछ नहीं, T0 का T0 रहता। वस्तु का तापमान अगर T0 का T0 रहता तो प्रिवोस्ट थ्योरी से कि अगर तापमान नियत है तो इसके उत्सर्जन की दर और अवशोषण की दर क्या होगी? बराबर होगी। ये हुआ ना प्रिवोस्ट थ्योरी से, कि प्रिवोस्ट थ्योरी से जितना उत्सर्जित कर रहा है उतना अवशोषित कर रहा है, तभी तापमान नियत है, ऊष्मीय साम्यावस्था में है। तो वस्तु का तापमान अगर वायुमंडल के तापमान के बराबर है तो पूरा मिला के ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा, इसमें नियत है, बना हुआ है। अब ये जरूर पता है कि इस तापमान पे ये कितनी उत्सर्जित करता है, टी पे इतने उत्सर्जित करता है, तो T0 पे कितने उत्सर्जित करेगा? E सिग्मा A T0 की पावर 4। सही है। तो जितनी उत्सर्जित कर रहा है उतनी अवशोषित कर रहा है। मुझे ये नहीं पता कि कितनी आ रही थी, लेकिन मुझे ये पता है कि इतनी अवशोषित कर रहा है। ठीक है ना, इतनी अवशोषित किया जब इसका तापमान T0 है, बाहर का तापमान T0 है। अब देखना, इसको हमने क्या लिखा है? इतनी अवशोषित कर रहा है जब बाहर का तापमान T0 है, लेकिन अंदर का तापमान पे थोड़ी डिपेंड करता है अवशोषण कितना करेगा। तो अवशोषण बाहर से कितनी ऊर्जा आ रही है उसके अनुसार अवशोषित करेगा। तो बाहर से जो भी ऊर्जा आ रही है T0 तापमान पे, उस पे इतना अवशोषित करता है। तो बाहर के T तापमान पे निर्भर करता हुआ ये वैल्यू आ गई। अंदर वाले से मतलब नहीं है, क्योंकि अंदर वाले से तो उत्सर्जन को मतलब है, उत्सर्जन ये है। तो इस फॉर्मूले पे कैसे है दोबारा समझे कि अगर वस्तु का तापमान T0, इसका तापमान T0 है, तो वस्तु का तापमान ना बढ़ेगा ना कम होगा। बढ़ और कम नहीं हो रहा, तो जितना उत्सर्जित कर रहा है उतना अवशोषित कर रहा है। अब इस पे उत्सर्जन अपन को पता है कि उत्सर्जन करता है E सिग्मा T की पावर 4। तो इस समय अवशोषण भी इतना कर रहा है। ठीक है, इस समय अवशोषण इतना कर रहा है। आ गई बात। अब ये है कि अवशोषण जो है वो तो निर्भर किस पे करता है कि आपतित ऊर्जा में से कितनी अवशोषित कर रहा है उसको बोलते हैं। ये तो हमने कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लिया। अब क्या बोल रहे हैं कि यहां से जितनी ऊर्जा आएगी उसका कुछ अंश अवशोषित करेगा, और यहां से जो ऊर्जा आएगी वो तो इस पे निर्भर करेगी, अंश इस वस्तु पे निर्भर करेगी, लेकिन अंदर वाले तापमान पे थोड़ी निर्भर करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि अंदर का तापमान कुछ भी हो, बाहर का तापमान इतना है तो इतना अवशोषित कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली ये हमारे लिए अवशोषण का फॉर्मूला बन गया, अवशोषण की दर का। कि अवशोषण की दर dQA/dt बराबर E सिग्मा A T0 की पावर 4। ठीक है, एक्चुअल में तो उत्सर्जन का फॉर्मूला था, लेकिन बन गया वो अवशोषण का फॉर्मूला यहाँ पे। तो कुल ऊर्जा प्रति सेकंड कितनी उत्सर्जित कर रहा है? तो कुल ऊर्जा में प्रति सेकंड हानि या कमी बोल दो। तो ऊर्जा में प्रति सेकंड जो कमी हो रही है उसको dQ/dt लिख रहा हूं। ये क्या बोलूंगा? कितनी उत्सर्जित कर रहा है, कितनी अवशोषित कर रहा है, उनका अंतर। तो दोनों का अंतर कितना आ गया? E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। तो इतनी ऊर्जा ये प्रति सेकंड उत्सर्जित कर रहा है, या हानि हो रही है या कमी हो रही है, ये ऊर्जा में परिवर्तन आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो तापमान में कमी होगी, तो तापमान में कमी के साथ संबंध। अब dt लिख रहा हूं, dt का मतलब तापमान में परिवर्तन है, कमी बोल रहे हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू है। तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा dq बराबर ms dt, लेकिन हम बोले ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है तो तापमान में कमी आएगी, इसलिए माइनस यहां पे लगा दिया, रख दिया इसमें। तो ms dt बाय dt बराबर E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। तो ये फाइनली हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि तापमान में परिवर्तन की दर, वस्तु के तापमान में परिवर्तन की दर बराबर
ई सिग्मा ए बाय एम एस का नेगेटिव, ये तो पूरे कांस्टेंट हो गए, टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि तापमान में माइनस बता रहा है कमी, तो कमी बोलो सीधा, तापमान में कमी की दर तापमान की 4th पावर के अंतर के समानुपाती है, जबकि न्यूटन्स लॉ क्या है, तापमान में अंतर के समानुपाती है। तो जनरल फॉर्मूला तो ये है। ठीक है, लेकिन कुछ अजम्पशन लिए। न्यूटन ने जो शीतलन का नियम दिया, ये नॉर्मल कंडीशंस पे दिया कि नॉर्मल कंडीशन में आसपास का जो टेम्परेचर है वो कितना है, नॉर्मल कंडीशन में वस्तु का तापमान ज़्यादा से ज़्यादा कितना भेजते हैं, फिर वहाँ से ठंडी हो रही होती है, जैसे पानी को गर्म कर दिया, दूध को गर्म कर दिया, या चाय ठंडी हो रही है, इस तरह से कुछ भी हो, तो उसके लिए उसने दिया। लेकिन ये तो जनरल है कि वस्तु का तापमान कुछ भी हो। यहाँ पे अभी कोई अजम्पशन हमने नहीं लिया। अब अजम्पशन लेना चालू करते हैं इसमें। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। इस फॉर्मूले से आगे बढ़ रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास रिलेशन आ गया तापमान में परिवर्तन की दर कमी की दर बोलना है तो माइनस मत लगाना, बस कितना आ गया। तो कांस्टेंट को याद रखने के लिए याद रख लो कि डी क्यू बाई डी टी बराबर क्या था, ई सिग्मा ए टी की पावर 4, तो ई सिग्मा ए तो रख लो, टी की पावर 4 का अंतर लिख दो। ये तो डी क्यू बाई डी टी था, और डी क्यू को क्या लिख दिया, एम एस डी टी, तो जो एम एस है वो नीचे आ गया। तो कांस्टेंट को लंबा चौड़ा याद रखने के लिए मतलब को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल है कि डी क्यू बाई डी टी बराबर ई सिग्मा ए टी की पावर 4 था, तो ई सिग्मा ए टी की पावर 4, तो ये आ गया अंतर, और डी क्यू को एम एस डी टी लिख दिया तो एम एस नीचे आ गया। ठीक है, अब इससे यदि जो तापमान में अंतर है, दोनों के तापमान में का अंतर, ये कम हो, किससे, बाहर के तापमान से और वस्तु के तापमान से। ठीक है, किस तरह से, जैसे मान लो हमें दे दिया हो कि बाहर का जो तापमान है वो है कुछ 30 डिग्री सेल्सियस, वस्तु का तापमान है 80 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान में अंतर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन टी नॉट कितना है, ये टी कितना है, ये। तो तापमान में अंतर तापमान की तुलना में काफी कम है क्या यहाँ पे? अब लग रहा होगा कि नहीं, कहाँ कम है, इससे तो ज्यादा है बल्कि है। तो यहाँ पे फिर से दोबारा याद दिलाता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स में तापमान हमेशा केल्विन में रखते हैं। अंतर चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो, केल्विन में लिखो, बराबर आना है। तो अंतर तो कैसे भी लिखो यही आएगा, लेकिन तापमान जब लिखना होगा तो वो केल्विन में लिखना होगा। तो 273 जोड़ दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, 303। और केल्विन में भी यही है। टी की वैल्यू कितनी हो गई, 273, इसमें भी जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 3, 16, 15। अब कंपेयर करो तो तापमान में अंतर 50 है, ये तापमान इसकी तुलना में काफी ज्यादा 303 है। 303 मतलब लगभग कितना, 6 गुना से ज्यादा हो गया, ये 7 गुना से ज्यादा हो गया। तो यहां पर इस तापमान में अंतर की तुलना में ये तापमान अब ज्यादा है। तो इस तरह की सिचुएशन हो, इस तरह की सिचुएशन डिग्री सेल्सियस में कंपेयर करोगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये है। तो यहां पे चाहो तो साथ में एक एग्जांपल लिख लेंगे अपन कि जैसे वस्तु का तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग का, जो एक्चुअल में है कितना, 303 केल्विन। बाहर वस्तु का तापमान है 80 डिग्री सेल्सियस, तो एक्चुअल में कितना है, 353 केल्विन। तो तापमान में अंतर कितना है, 50 केल्विन का। ये एग्जांपल।
तो इसमें हमने क्या किया, इस वाले पद को ओपन कर रहे हैं एक बार, तो इस वाले पद को मैं पहले लिख रहा हूँ टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। तो इस टी को लिख दिया इसका तापमान, बाहर वाला तापमान, और इससे कितना ज्यादा है, इसको लिख दिया बाहर के तापमान से कितना ज्यादा है वो। अब इसमें टी नॉट की पावर 4 कॉमन ले लिया, टी नॉट कॉमन ले लिया तो पावर 4 हो गई बाहर, ऐसा बन गया ये। अब डेल्टा टी काफी कम है टी नॉट की तुलना में, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर एन को क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, हायर पावर हटा दी, ये लिख सकते हैं। तो यहां पर ये फाइनली कैलकुलेशन अपने पास बन के आ गई टी की पावर 4, 1 प्लस पावर आगे गुणा हो गई डेल्टा टी बाई टी नॉट। सही है। टी नॉट की पावर 4 अंदर गुणा करोगे तो यहां जो टी नॉट की पावर 4 गुणा होगा इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे गुणा होगा तो वो हो गया 4, टी नॉट 8 कट गया, डेल्टा टी, ऐसा बन गया। तो ये वाला रिजल्ट इस तरह का बन गया अगर हमने ये एजम्पशन ले लिया तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया, तो देखो रिजल्ट बन गया कि तापमान में कमी की दर, वस्तु के तापमान में कमी की दर, मतलब वस्तु का तापमान जो घटता जाएगा, जैसे 80 मान रहे हैं तो 80 के बाद 79 हुआ, 78 हुआ, इस तरह से कम हो रहा है, तो वो कमी की दर बराबर ई सिग्मा ए टी की पावर 4 बटा एम एस, यहां से जो एम एस आया, और ये जो डिफरेंस था ये बदल गया टी नॉट क्यूब, 4 टी नॉट क्यूब डेल्टा टी। सही है। तो तापमान में परिवर्तन की दर हो गई 4 ई सिग्मा ए टी नॉट क्यूब बाय एम एस, और ये क्या है, डेल्टा टी, तापमान में अंतर, अंतर ये नहीं, ये जो अंतर है इन दोनों में, कि वस्तु का तापमान और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है उनमें अंतर। और ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि वस्तु का तापमान ये जो है ये कितना कम हो रहा है, कि ये तो हमने बोला 30, ये बोला है 80 डिग्री सेल्सियस में, तो ये बता रहा है कि 80 79 हो गया, 78 हो गया, कम होता जा रहा है वो। ठीक है। तो ये अगर कांस्टेंट बोल दें, कांस्टेंट ये पूरा 4 ई सिग्मा ए टी की नॉट क्यूब बाई एम एस, और ये तापमान में अंतर, तो ये डी टी बाई डी टी बराबर आ गया माइनस कांस्टेंट टी माइनस टी नॉट, और यही था न्यूटन का शीतलन का नियम। कि तापमान में कमी की जो दर है या शीतलन की दर जो है वो तापमान में अंतर के समानुपाती होती है। तो ये न्यूटन का शीतलन का नियम बन गया। ठीक है। तो ध्यान रखना कंडीशन क्या है, सामान्य स्थितियां है, ये कंडीशन है, तब इस कंडीशन के बाद न्यूटन का शीतलन का नियम अपन लगा सकते हैं, वरना नहीं लगेगा। अब न्यूटन के शीतलन के नियम के बाद इसमें ये हम बोलें कि वस्तु का तापमान में कमी की दर है, इस तरह से कम होता जाएगा, लेकिन वस्तु का तापमान हो कितना जाएगा, फॉर्मूला बन गया। अब ये जो वस्तु का तापमान प्रति सेकंड कम हो रहा है और ये भी वस्तु का तापमान है जो कम होता जा रहा है, तो इससे तापमान समय के साथ कैसे बदलेगा, वो तापमान का समय के साथ परिवर्तन। तो देखो डी टी बटा टी माइनस टी नॉट बराबर माइनस के डी टी, इधर इंटीग्रेट कर दो, किसी शुरुआत के तापमान से अंत का तापमान कुछ हुआ वस्तु का, मतलब वस्तु का तापमान शुरुआत में 80 था, बाद में मान लो 50 तक पहुंचा दिया अपन ने, तो इधर हो गया डी टी बाई टी माइनस टी नॉट बराबर माइनस के डी टी, इधर इंटीग्रेशन 0 से टी, तो 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन आता है log x, और ये इसका इंटीग्रेशन करना तो साथ में गुणा 1 हो रहा है, तो log पहले ये लिखोगे फिर ये लिखेंगे,
बराबर माइनस के टी हो। सही है। लॉग इधर ले जाओगे तो ये आ गया वस्तु के तापमान में शुरुआत में अंतर सराउंडिंग के साथ, ई की पावर इधर चला गया था, इसको बाद में गुणा किया, वस्तु के तापमान में शुरुआत में अंतर। तो बोल सकते हैं कि वस्तु के तापमान में आखिरी में जो अंतर है सराउंडिंग के साथ, वो वस्तु के तापमान में शुरुआत में जो अंतर था उसकी एक्सपोनेंशियल पावर है। एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा समय के साथ साथ। तो फॉर्मूला से रिलेशन ये बन गया कि किसी वस्तु का जो तापमान घटता जा रहा है लगातार समय के साथ साथ, वो एक्सपोनेंशियली घटता जाएगा और लंबे समय के बाद वो जीरो हो जाए। ये रिलेशन ये रहा। फाइनल मत बोलो, कुछ भी तापमान में जो अंतर है। ये तो तापमान में अंतर बोला कि तापमान में जो अंतर है सराउंडिंग के साथ। मान लो हमने पानी गर्म कर रखा है, पानी गर्म था 80 डिग्री सेल्सियस, बाहर का तापमान है मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, तो 80 डिग्री सेल्सियस से गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, लेकिन कितना गिरेगा? 10 डिग्री सेल्सियस। फाइनली जीरो, फाइनली अंतर जीरो हो जाएगा। तो ये वही बता रहे हैं, अंतर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन बन गया था। लेकिन अगर तापमान का ग्राफ देखें समय के साथ साथ, तो अंतर जीरो हुआ है, तापमान भी तो गिरा है वैसे ही, लेकिन बाहर के तापमान के बराबर हो गया लास्ट में, तभी तो अंतर जीरो बोलेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियली घटता हुआ है। ठीक है, तो तापमान इस तरह से घटेगा। तो ये हमने केवल ग्राफ को समझने के लिए बनाया है। एक्चुअल में कैलकुलेशन के लिए हम इसी को ही काम में लेते हैं। अब क्वेश्चन कैसा रहता है, यही वापस आ रहे हैं, ये तो केवल ग्राफ के लिए कि ग्राफ ऐसा होगा, एक्सपोनेंशियली घटता हुआ होगा। याद रखने में कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है कि तापमान में अंतिम अंतर जो है शुरुआती अंतर का एक्सपोनेंशियली कम होता हुआ है मान। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसी फॉर्मूले को अपन काम में लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, अंतर वस्तु का जो तापमान में कमी हो रही है वो कम दी हुई होती है, कि वस्तु का तापमान पहले 80 था, 80 से 70 हो गया, ऐसे दिया होता है। 80 से वापस यहां तक लाने के लिए नहीं पूछा होता, 80 से 70 बोला होता है या 65 बोला होता है 70 से। तो वस्तु का तापमान में अगर धीरे कम परिवर्तन हो रखा है, ये क्या था, वस्तु का तापमान में जो कमी हो रही है वही है, ये क्या है, वस्तु का तापमान। तो इसको हम लिख देते हैं, अंतर अगर कम है तो इस dt को डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये नहीं, वस्तु के तापमान में कमी, डेल्टा टी टाइम बोल सकते हैं, माइनस के वस्तु का तापमान, लेकिन वो तो कम हो रहा है तो वस्तु का तापमान औसत बोल सकते हैं, माइनस टी नॉट। तो जो वस्तु का तापमान ऐसे बोल दिया हो कि वस्तु का तापमान T1 से T2 हो गया जब वायुमंडल का तापमान T0 है। तो इसको क्या लिखेंगे, वस्तु का तापमान कम हो गया, T1 से T2 हो गया, तो T1 माइनस T2, या इसको माइनस को अगर गायब कर दे तो ये बोल दो कि आखिरी में, हाँ मतलब T1 माइनस T2, अगर माइनस को गायब कर रहे तो डिवाइड बाय जो भी समय लगा, डिवाइड बाय बराबर के, माइनस गायब कर दिया अपन ने यहाँ ले जाके, औसत तापमान T1 प्लस C2 बाई 2 माइनस T0, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले को ऐसे याद रखोगे थोड़ा अजीब सा लगेगा, ऐसे याद रखो कि तापमान में जो कमी की दर है वो तापमान में अंतर के समानुपाती है। अब कमी कितनी हुई वो लिख दो, कमी इतनी हो गई भाई, समय कितना लगा वो लिख दो, यहाँ पे वस्तु का तापमान लिख दो, लेकिन वस्तु का तापमान तो बदल रहा है ना, T1 से T2 हो गया, तो लिखना कौन सा है, औसत, T1 से T2, T1 प्लस C2 बाई 2 माइनस T0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काम में लेना है कैलकुलेशन के लिए, कब, जब अंतर कम ही दे रखा होगी, वस्तु का तापमान 80 से 70 हो गया, 60 हो गया, ऐसे बोल रखा हो। लेकिन ये बोल दिया कि 80 से 50 हो गया, तब ये नहीं, तब ये लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अलग अलग कंडीशंस ली है, अलग अलग अजम्पशंस लिए हैं। पहला अजम्पशन तो ये लिया कि यहाँ पर जो तापमान है इसका
सराउंडिंग का और वस्तु का, वो तापमान में अंतर खुद के इनके तापमान के अंतर की तुलना में ज़्यादा है, वरना ये फॉर्मूला था। तो इस अजम्पशन के बाद न्यूटन का शीतलन का नियम आया, ठीक है। और इसमें फिर अजम्पशन के बाद ये आया, नई अजम्पशन लेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूटन का शीतलन का नियम फाइनली डराइव हो गया। ठीक है, तो बाकी जो है वो अब जो न्यूटन के शीतलन के नियम के क्वेश्चंस हैं, वीन्स लॉ है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।